नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश मुख्तसर और इतनी कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी तशहीर में मेरे मुमदू मावन बने। ख़बरें कोई ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से नई तो नहीं होती, लेकिन एक अच्छी बात यह है या बुरी बात यह है कि पुरानी ख़बर भी यहाँ पे जो है वो रोज़ाना ही तरोताज़ा हो जाती है। उसकी वजूहत कुछ और होती हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन से जो हेडलाइन स्टोरीज़ हैं हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो तो यह है कि जी अदरक जो है आज कराची में 650 कोई हो गई है। लाहौर में पिछले चंद दिन 750-800 रुपये की अदरक रही है और शायद आज कोई 50-100 रुपये कम हुई है। तो कीमतें जो है कमो पेश कराची और लाहौर की साथ साथ चल रही हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक पे बताऊं, लेकिन महंगाई ने पूरे मीडिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये उसको किया हुआ है जबकि अपोजिशन अपनी तहरीक चलाने वाली है। इस पे तो मैं एक मुख्तसर सा सिर्फ इतना कमेंट दूंगा कि वो कहते हैं ना कि जैसे क्योंकि हमारे अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है और साशी थ्योरी है और ये हो भी चुका है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे अपोजिशन की मूवमेंट्स की खबरें चुराने के लिए हुकूमत ने सोचा कि और तुम्हारे पास कोई हरबा है नहीं, महंगाई इतनी कर दो कि टीवी वाले वो खबरें दें। यानी कि वो एक पुराने ज़माने का माकूल है, जो हकीमों का फार्मूला है कि जहर को जहर से मारो। तो मैं इनकी अगर ये वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने लाइटर नोट पे कहा है और अगर सीरियस नोट पे है तो इससे ज़्यादा क्या हमाकत होगी कि आप जो है उससे खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया से छीनने के लिए महंगाई के ऊपर कर दें। दूसरी अच्छा, इसके साथ एक और मुल्क है कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया है कि आज 2 बिलियन की रेमिटेंसेस हुई हैं। ज़ाहिर है ये भी है कि किसी तरीके से वो जो होता है ना औरतें वो होता है जी कि हज़रत उमर के वक्त का वाक़या है कि कोई किसी घर में पत्थर उबाले जा रहे थे और वो औरत और जो थी वो माँ बाप बच्चों को कह रहे थे कि जी खाना पक रहा है। इस दौरान बेचारे सो गए। तो मतलब ये था कि उनको आशा दिला रहे थे कि इस हंडिया के अंदर जो पत्थर जिसमें डाल के पकाए जा रहे थे तो बच्चों की तिफल तसल्ली के लिए वो रोज़ाना कहते हैं जी इकॉनमी बेहतर हो गई और फिर नहीं होती तो जी उसी वजूहत ये हैं। पहले पुरानी हुकूमतें साल 1.5 साल रहीं, वो माल अब बिक नहीं रहा। ऐसी कोशिश ये है कि उसको फिर भी अभी पिछले दिन हमारे वज़ीर इत्तलात ने कराची में कहा था पिछली हुकूमतें ज़िम्मेदार है महंगाई की। जितने तक चलता है ये खुद फरेबी जो है, इसके बगैर अगर आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। ये बड़ी ज़रूरी होती है कि जब मेरे साथ कुछ सान्या हो जाए तो मैं भी अक्सर यही करता हूँ कि अपने आप को रात को सोने के लिए एक मुख्तलिफ़ किस्म का इत्मीनान देता हूँ। चुनांचे वज़ीर आज़म साहब ने 2 बिलियन कहे तो मुझे और तो इससे कोई लतीफ़ा याद नहीं है। एक इनका एक वज़ीर है, वो खासा बेचारा इस तरह के लतीफ़े छोड़ने में उसका भी अपना एक मल्क है और वो एक चहता वज़ीर है, उसका नाम शायद मुराद सईद है। तो वो उसने कहा था कि जब खान साहब आएगी तो 100-200 बिलियन जो है लूटो पैसों वापस लाएगी, जिसमें से 100 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक IMF और सारों के कर्ज उतारने में उनके मुंह पे मारेगी और 100 बिलियन अवाम पे खर्च कर देगी। तो वो भी 200 बिलियन शायद वज़ीर आज़म को कभी ना कभी मिल जाएगा, क्योंकि ये उन्होंने बड़े तमतराक से कहा था। लेकिन इलेक्शन के वादे तो ऐसे ही है कि इमरान खान साहब को या जो यकीन नहीं था कि उन्हें इक़्तिदार में आना है, या उनका ये तरीका था कि जो कुछ होता है झोंक दो, झूठ बोलो, सच बोलो, जो कुछ है, नौकरियों को दिलासा दो, मकानों का दिलासा दो और इलेक्शन जीत गया। अब वो चाहते हैं कि उसी तरीके से कि हंडिया के अंदर पत्थर जो है वो उबल रहे हैं और बच्चों को तसल्ली दी जा रही है 22 करोड़ लोगों को कि इसके अंदर से जो है ना बहुत आपके लिए खुश खुराकी का बंदोबस्त हो रहा है। असल मौजू जिसको मैं समझता हूँ कि जैसे रहना है और उससे हटना नहीं है, अगले चंद महीने, चंद हफ्ते और चंद महीने, वो यही है कि जी नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसने सियासत को डोमिनेट करना है, सियासत ने उसके मुताबिक चलना है और वो दो हरफी है। चाहे उसको आप गद्दारी कहें, चाहे आप आइन से उसको इनहराफ कहें, चाहे उसको तजावज़ कहें, कि वोट को इज़्ज़त दो और वोट कौम की कीमती अमानत है और अमानत में ख़यानत करना, मैं चूँकि लफ्ज़ गद्दारी और दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी तो चूँकि ऐसे लेविशी इस्तेमाल होता मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़ाती हिर्स, तमा और ताकत को फोर्टिफाई करने के लिए और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात रखने के लिए और ये अपने आप को समझाने के लिए कि अगर इख्तियारात हमारे पास ना आए तो कौमी
मुफादात जो हैं वो अंडरमाइन ना हो जाएं, या ये पार्टियाँ जो हैं, सियासी पार्टियाँ जिनमें इमरान खान भी शामिल है, ये कौमी मुफादात इनके ऊपर छोड़े नहीं जा सकते। तो चुनाचे उस कौमी मुफाद के तहत जो है ये जिसको कहना चाहिए कि जो सारा निज़ाम जो है, जो वोट की इज़्ज़त पामाल जो हो रही है कौमी मुफाद के लिए, ये वोट जो कौम की इमानत है उसमें खयानत हो रही है, तो ये सारे के साथ उस पर इन्हिसार है। एक दो छोटी छोटी बातें मैं करता जाऊँ। एक तो ये है कि मुझे हकीकत यह है कि जिस मोहब्बत से आप लोग कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमेंट्स जो है जब 500-700 हज़ार के करीब आ जाएं और उनमें से अक्सर मशवरा हो तो जवाब देना मुश्किल है। मेरा दिल ज़रूर करता है कि हर एक कमेंट का जवाब दूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जी आप के कंटेंट्स या बाकी चीज़ें से तो मुतफ़िक है, लेकिन जज्बाती ना हुआ करें। मैं नहीं, वहीं पे 7-8 का यही मशवरा होता है कि जी आपके जो ये जज्बाती स्टाइल है ये हमें अच्छा लगता है। मैं वैसे जज्बाती को जानबूझ के नहीं होता, मेरा भी दिल करता है आराम से बात करूँ, गला ना फाड़ूँ, चीखूँ नहीं। लेकिन अब क्या किया जाए कि जब मेरा खुद अंदर से मैं मुतासर होता हूँ तो मैं, वो कहते हैं ना, आई गेट कैरिड अवे, उसमें बिल्कुल मेरे पे अपना इख्तियार नहीं होता। चुनाचे सूरत हाल यह है कि मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ कि जो प्रोग्राम करूँ वो आपकी जो आरा है, इवन जो लोग मुझसे इख्तलाफ भी कर रहे हैं, उसको किसी न किसी से इनकॉर्पोरेट करूँ। मेरे लिए इख्तलाफ करने वाले ज़्यादा कीमती हैं, चाहे वो 1000 में से 5 या 10 क्यों नहीं हैं, और चाहे वो कितने गुस्से में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं उन तक भी पहुँचना या अपनी बात पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसी में कल एक और जिक्र हुआ था FSF का। कभी मैं इसके जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स है, मैंने इसलिए जिक्र किया था कि ये जो टाइगर गैंग्स बनाया जा रहा है, टाइगर गैंग जिसकी हफ्ते को मीटिंग है और ये डिस्कशन में रहेगा, तो ये उसी तर्ज पे है जो भुट्टो साहब ने टाइगर गैंग बनाया था। लेकिन भुट्टो साहब तो खैर बहुत ही एक बहुत ज़हीन फतीन शख्सियत थे। इसी तो FSF के बारे में एक दो चार कमेंट्स मुझे आए और प्राइवेटली भी आए, तो इसके बारे में तफसील मैं कभी फिर बताऊँगा कि ये FSF जो थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, जो भुट्टो साहब ने बताई थी, ये बहुत सारे अगवा, कत्ल, बहुत सी चीज़ें मुलविस रही थी। भुट्टो को साहब को जब फांसी हुई तो उनके जो FSF के हेड थे वो पूर्व बने थे मसूद महमूद साहब। उसके अंदर एक लकूना था कि उन्होंने ये कहा था कि उनसे जो पहले जो थे FSF के हेड थे हकनवास टवाना साहब, उन्होंने मसूद महमूद साहब को, ये जो उनको मजिस्ट्रेट के सामने बयान था कि उन्होंने मुझे कहा था कि भुट्टो साहब ने कहा है कि अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद को कत्ल कर दिया जाए, जिसमें इवेंचुअली बदकिस्मती से भुट्टो साहब को फांसी मिली। तो इस केस में जबकि राय दूसरी तरफ से आ रही है और फिर कोई खातर खा सबूत ना हो तो फांसी नहीं होती। लेकिन बहरहाल अहमद रज़ा कसूरी के वालिद का कत्ल हुआ था, बहरहाल उनकी दुश्मनी भुट्टो साहब चल रही थी, बहरहाल उनके 3-4 हमले हो चुके थे उनके ऊपर, और फिर बेशुमार अगवाई केसेज है। मैं मुस्तफा खर का जो जलसा था शाहबाग का, जब वो पीपल्स पार्टी थोड़ी देर नाला हुए थे, जैसे वो उल्टाया गया था, उस जलसे के अंदर मैं खुद मौजूद था और हम जाने कैसे बची, और उसमें बेशुमार दर्जनों लोग इस स्टैम्पीड में मर गए थे, इतनी भगदड़ मची थी। तो ये हमारी तारीख के तल्ख हकीकतें हैं जिसको हमें ज़रूर कहीं ना कहीं रकम भी करना चाहिए और इसके गाय बगाए। लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना, जो टाइगर गैंग बन रहा है, ये FSF है, ये आजमूदा फार्मूले हैं और इससे मुल्क को हमेशा नुकसान पहुँचाया। बल्कि भुट्टो साहब को इनडायरेक्टली मैं समझता हूँ कि जो भी अंजाम हुआ है जिससे हम इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, और जो वक्त आता जाएगा लोग उससे शायद इख्तलाफ करने वाले बढ़ जाएँ, तो इसके अंदर जो है एक चीज़ तो मौजूद थी कि FSF का जो बेईमाना इस्तेमाल था, उसकी वजह से वो कहते हैं कि कुछ ऐसा है कि जिसके भुट्टो साहब को ये सज़ा जो है अल्टीमेटली होनी पड़ी। तो ये टाइगर गैंग जो है ये कोई अच्छा शगुना नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा कि सियासत जो है अगले चंद हफ्तों में जो है अपोजिशन के ताबे रहेगी। अपोजिशन की भी क्या ताबे रहेगी? नवाज शरीफ साहब के ताबे रहेगी। दूसरी खबर जो है, जो बड़ी बात उभर के आई है कि अब मरीम साहबा ने वो मकाम संभाल लिया है जो कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूद कमी पूरी की जा सकती है, और उस तरह तो नहीं लेकिन खासी। और चूँकि मौजूद है तो दामे दौर में सुख ने, तो अब ये भी कहने का मतलब नहीं मिलेगा जो कि बिल्कुल एक दूर की कोड़ी थी कि नवाज शरीफ साहब को अमलन यहाँ होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने प्लेसमेंट एक ऐसी अच्छी की है कि वो इंग्लैंड बैठे हैं और वहाँ से लंदन से बैठ के वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सकें, क्योंकि वहाँ इनके जो ओछे हथकंडे हैं उससे कम अज़ कम महफूज हैं जब ये अपोजिशन की पकड़ धकड़ करेंगे। एक बात जो है उसको जहन में रखनी होगी, और ये मेरी ख्याल है ज़्यादातर ये है कि कोशिश ये है
कि आप इस जलसे को या इस जो है उनके अपोजिशन के एहतजाज के को इस तरीके से करें बंदोबस्त कि जी इसको कैसे हमने मार्जिनलाइज करना है या जिसमें कहना चाहिए इसकी अहमियत कम करनी है या गैर मुसर बनाना है। तो जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये पाकिस्तान की हिस्ट्री इन हथकंडों से भरी पड़ी है। अच्छे अच्छे लोग जो कि पाकिस्तान दुश्मन थे, जो बाद में साबित भी हो गया, बदकिस्मती से हम उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि इन हथकंडों ने उनको नहीं मार्जिनलाइज किया या गैर मुअस्सर किया या गैर अहम बनाया। उसकी वजूहत कुछ और हैं। चुनाचे ये ज़हन से निकाल दें और दिमाग के साथ लड़ाएं। और इसका तरीक़ाकार आपको हर अक्ल वाला बंदा ये बताएगा कि इसका तरीक़ाकार मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात की कुंजी जो है वो दो चीज़ों के पास है, बंदों के पास है। एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, एक नवाज शरीफ साहब के पास है। इन दोनों को एक दूसरे से रब्ता करना होगा। रब्ते हो भी चुके हैं, हो भी रहे होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं चूँकि पिछले 2.5 साल में जो वो तावन करते रहे हैं या एक लगता था तावन कर रहे हैं या जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया गवर्नमेंट उनके ऊपर कि वो NRO मांग रहे हैं, उस तरीके से उस जितना उसको तौहीन आमेज़ तरीके से उनकी कमज़ोरी बना के पेश किया गया है। तो अब अगर वो रिस्क नहीं ले रहे तो आपको ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को अब भी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि पिछले 2.5 साल ने नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत की है कि आप लोगों से ताउन करके अपने आप को मज़ीद अपनी सियासत को कमज़ोर करना है। और आप लोगों का मौक़िफ़ जो है, जो हुकूमती हल्के हैं या रियासती हल्के हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी जो है वो अरोड हुई है। और ये बस लोगों को ना बताएं कि ये कौन कितना चोर है, वो सारी दुनिया को पता है कौन कितना चोर है और हर इदारे के अंदर कौन कौन से किस नौइयत के चोर बैठे हैं, सियासत के अंदर कितने चोर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने चोर बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि खुद ही हम आंखें चुराएं उससे और पहलू तय करें तो अलहदा बात है। चुनाचे इसको जो बात है कि इस जलसों को जो है उसके लिए वो लाहमल इख्तियार करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, वगरना लेट हो जाओगे और फिर जो चीज़ जो है उससे सिर्फ रियासत को, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। फिर इल्ज़ामात तो लगाते रहेंगे कि पाकिस्तान या खान ने तोड़ा था या भुट्टो ने तोड़ा था या मुजीब ने तोड़ा था या इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, लेकिन पाकिस्तान टूटा हुआ हमारे सामने आया था। तो इसलिए ये ना ज़हन में रखें कि उसके बाद ब्लेम गेम होगी। और जो मुजीब जो कि जेल में था, भुट्टो जो कि अयूब खान के आखिरी दिनों में जेल में थे और उसके बाद हुकूमत में नहीं थे, और इंदिरा गांधी जिसका पाकिस्तान के इंतज़ामी मामलात में ज़ीरो रोल था, अगर उनको रोल अदा किया है अंदर घुस के तो और तशवीशनाक की बात है। तो इसलिए पाकिस्तान तो उन्होंने तोड़ा था जिनके पास इक़्तिदार रहा है 58 से लेके 1971 तक। तो उनमें से पहले थे जनरल अयूब खान जिन्होंने 56 का आइन मुअत्तल करके यही हालात हमें आसूदा हल करने की कोशिश की थी हालात। और फिर मज़ीद जब बिगड़े तो याया खान साहब जो हैं वो मसीहा कौम के बन के आए थे। उन्होंने कहा था वसी तर कौमी मफाद, पाकिस्तान के कौमी मफाद के तहत उन्होंने फिर माशा लगाया और फिर उन्होंने जो कुछ खिलवाड़ होता रहा 2.5 साल में, फिर हमने पाकिस्तान को टूटा पाया। तो ये चीज़ें वो हैं जो आज डिस्कशन में हैं। हफ्ते के बाद हम ये चीज़ें ज़ैर बहस नहीं ला रहे होंगे। यहाँ पे इत्तफाक समझें, जिसको हुस्न इत्तफाक समझें कि अपोजिशन के हक़ में सारी चीज़ें चली गई हैं। आपने जलसा करके देख लिया लियाकत बाग के अंदर, अब आपका ये नैरेटिव कि जलसे नहीं होने चाहिए, वो तो अब इखलाकी तौर पे छिन गया है कि तहरीक इंसाफ ने 3-4 दिन पहले जलसा किया, उससे पहले कन्वेंशन सेंटर में जलसा किया जहाँ पे काजी फायज़ ईसा ने आज सो मोटो ले लिया है और वहाँ पे एडवोकेट जनरल अहमद उवैस साहब हमारे दोस्त हैं और वो मुझे पता है कि बेचारे ज़ाहिर है नौकरी तो वो तो जो समझ नहीं रहे कि वो तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से ले रहे हैं या हुकूमत पंजाब से ले रहे हैं। वो तो ये समझ रहे हैं कि ये नौकरी जो है इमरान खान की मुरीन मिन्नत है और मेरी वफादारी वहाँ पे है। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के अंदर तो उन्होंने छुट्टी ले ली, मैं मसरूफ़ हूँ और बैठ के जलसे में पाए गए। चीफ जस्टिस को उन्होंने सो मोटो के लिए भेज दिया। तो उसके अंदर मेरा ये नुक्ता नज़र है कि लियाकत बाग का जलसा जो है जो नॉन प्लस था, क्योंकि उसके अंदर मुझे पता चला कि 5 स्टार होटल में उन लोगों को बंदोबस्त किया गया था जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ वफूद आए थे। इनके अंदर जो मुझे नहीं पता पंजाब लेवल का था या पाकिस्तान लेवल का था, इसमें हल्फ बर्दारी की तकरीबात थी जिनको ओहदे नामजद किए गए, इलेक्ट नहीं हुए, जो ओहदेदार नामजद किए गए हैं उनके तकरीबी हल्फ बर्दारी। और एक सुनी यह कि 3.5-4 करोड़ रुपए पे खर्चा आया। लियाकत बाग में तहरीक इंसाफ का नाकाम जलसे करने का एक वसी तजर्बा है, वसी तजर्बा है। मैं एक दफ़ा एक लफ्ज़ यूज़ किया पिछले वीडियो में, तो वहाँ मेरे किसी ने कमेंट दिया तो मैंने कहा जी कि इमरान खान साहब को झूठ बोलने का मैंने इमरान खान को इस बोहतात से झूठ बोलते नहीं देखा। तो उन्होंने समझा कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ने झूठ कभी नहीं बोला।
तो अभी जब मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ, तो मेरा मतलब यही था कि वो झूठ शायद बोलते थे, लेकिन इस पोख्ता से नहीं बोलते थे जो आज बोलते हैं। तो ये जलसे नाकाम जलसे कराने का भी इनको बहुत ही कामयाब तरीन तजर्बा खिलाफत बाग में, कुछ का मैं नहीं चाह दूँ। तो चुनाचे पता चला कि 3.5-4 करोड़ हुए हैं, और फी कस जो है जो हाजिरी थी, तो कोई बंदा वहाँ पे जो जलसे में शरीक था उसने मुझे कहा कि हफीज़ भाई, ये हफीज़ुल्लाह भाई, ये जो है जलसा में कोई 70-80 हज़ार रुपये फ़ी कस पड़ा है। आया वो 5 स्टार खाना, कीमे वाले नान उसमें शामिल थे या नहीं थे? किस ढिठाई से कौमी मीडिया में ये बता रहे थे कि ये इकट्ठे करेंगे। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये दो जो बटन है ना, ये हम कभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर जब आप झांकते हो इन बटन के अंदर, तो आपको इतना गंद नज़र आता है कि आपको फौरन बंद करके तवज्जो कहीं और देनी पड़ती है। अब बात जो आज करने की सिर्फ ये है कि आप लियाकत बाग के जलसे में आपका अखलाकी जवाब ख़त्म हो चुका है कि अपोजिशन जलसे नहीं कर सकती। आपने अटैम्प्ट किया है, बंदे आप लियाकत बाग को नहीं भर सके, अपोजिशन में कोई कसूर नहीं है। गुजरांवाले के जलसे में आपने रोड़े अटकाए, आप मुंह की खाएंगे। इस तहरीक को आप सेफ पैसेज दें, महफूज रास्ता दें, और लोगों पे छोड़ दें कि इसकी तरफ तवज्जो देते हैं या नहीं देते। इससे ज़्यादा गंदे काम आप कर चुके हो। चंद हज़ार बंदे आप इकट्ठे नहीं कर सके। एक एक दिन के बंदों की मेरे पास गिनती है, जो 14 अगस्त से आप निकले और 16 अगस्त की सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुंचे 2014 में, एक एक दिन की मेरे पास गिनती और लिखी हुई है, और मैं सारी आगे बताऊंगा। आप ऐसा करें कि लियाकत बाग के जलसे की वीडियो जो है कल टीवी पे लगा दें और बता दें कि ये वीडियो है। फिर आप कन्वेंशन सेंटर में आप मजीद जलसे कर रहे हैं, आपने मजीद जलसे करने आपकी मजबूरी है। ये भुट्टो साहब ने भी किया था, लेकिन एक तारीख एक ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि मैं जो मौक़िफ़ है, मुझे उसकी सिर्फ एक खुशी है कि मैं तारीख के सही सिमत पे खड़ा हूँ, कि आई एम ऑन द राइट साइड द हिस्ट्री। और उस वक्त मेरा जो नैरेटिव है वो एक तारीख की सही उसमें है, एक सही से जगह पे मौजूद है। तो आपको ये ज़हन में रखना होगा कि आज के दिन पॉपुलर भुट्टो जो था वो PNA की मूवमेंट के आगे मार्जिनलाइज हो गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के आगे हुकूमत वक्त जो कहता था मेरे मुक्के देखो, जो एक कमांडो सदर था हमारा, वो मार्जिनलाइज हो गया था। ये अभी के रिसेंट वाक़यात हैं। 93 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड लिया, लोगों ने पजीराई ली। 1966-67 में भुट्टो साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक स्टैंड लिया, कैंपेन चलाई, तो भुट्टो की सारी की बातें भूल गया कि वो कन्वेंशन लीग के जनरल सेक्रेटरी थे या फॉरेन मिनिस्टर थे या यूफ खान के साथ जो उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। इफ्तिखार चौधरी साहब की सारी लोग बातें भूल गए कि उन्होंने PCO हल्फ लिया, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई। और 2018 में तो अभी तरोताज़ा तहरीक है कि नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी आंखें दिखाई, लोग टूट के और 1,30,00,000 वोटर RTS के मुकाबले में निकल के आया, और उसने आज तक लोगों की नींदें, जो असल जानते हैं, जिनके पास सर्वे मौजूद है, नींदें हराम की हुई हैं, जो असल जानते हैं कि मीडिया के बाद लोगों को जिसको कहना चाहिए कि एक गलत तरीके से कैप्टिव जो है मुख्तलिफ बयानियाँ देने से, जैसे कई बेचारे जो हम न्यूट्रल तो मुतज़ल्ज़ल होते हैं, जब ये चीज़ें उसकी मौजूदगी में इतना स्ट्रॉन्ग बयानियाँ मौजूद होना और इसकी गैर मौजूदगी में क्या होगा, ये मौजूद है। आप जो है जिसको कहना चाहिए कि इसके बारे में जहन में खातर जमा रखें, जहन में खातर जमा रखें कि आपने अगर कोर्स मैयज़ लिए, आपने अगर आइनी हाथ इस्तेमाल किया, हुकूमत है, मैं जेल में डाल दूंगा। भुट्टो साहब कहते थे ये कुर्सी बड़ी मजबूत है, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, उनके लफ्ज़ मेरे आज तक मेरे कान में गूंज रहे हैं। और क्या हुआ, चंद साल बाद फांसी लटक गया, अनफॉर्चुनेट, लेकिन इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। तो बात यह है कि आया आप चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन और अमान से जमहूरियत जो चले। मैं जमहूरियत नहीं हूँ, आप जमहूरियत नहीं, आप RTS हो। आप जमहूरियत नहीं, आप RTS हो। आप 1,70,00,000 वोटों की जो सैंक्टिटी है उसके बारे में पाकिस्तान के बहुत बड़े जो तादाद है उनकी एक शक व शुबा की जो गुंजाइश जो पाया जाता है, वो जो है इसको मशकूक नज़र से देख रहे हैं, इसको नहीं मान रहे। पंजाब के अंदर एक लहर दौड़ी है ख़ास लोगों में। चुनाचे ये तमाद बहाल करना सिस्टम पे, निज़ाम पे, आप इस जो भी है झूठे सच्चे वोट की मरहून मिन्नत हो, आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, जेन्युइनली आपकी फॉलोइंग है। इस फॉलोइंग को बर्बाद हो जाएगी आपकी ये इस प्रागंदा सोचने या एक ऐसी मुआंदाना सोचने कि हम इसको मैं अपोजिशन को बिल्कुल पीस के रख दूंगा, वो पीसेगी नहीं। पाकिस्तान जो है वो मुतासर होगा, ब्लेम गेम शुरू होगी और फिर कहा जाएगा कि असल ज़िम्मेदार कौन है।
इससे बच्चे। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि सियासत के डायनामिक्स क्या होते हैं, सियासत के अंदर जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो कैसा चीज़ आती है। वही मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो पिछले 1903 से सियासत में आए और 37 का इलेक्शन जो है, जिसको कहना चाहिए कि ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई, तो 1939 या 40 में वो पूरे मुसलमानों की होप्स, आंख का तारा और तारीख इंसानी का सबसे बड़ा सियासतदान, मैं आज भी कहता हूँ कि तारीख इंसानी का सबसे बड़ा सियासतदान। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि जब ओनरशिप लोग ले लें, और इसकी क्या डायनेमिक्स होती हैं। क्यों नवाज शरीफ साहब जो थे, जो ज़ियाउल हक की एक्सटेंशन थे, उनका वोट लेके, उनकी आशीर्वाद लेके, जैसे कि उनके बेटे इजाजुल हक साहब ने फरमाया है, बिल्कुल सही फरमाया है, जब सियासत में आते हैं तो क्यों आप उनकी अपनी फॉलोइंग है, क्यों आज पाकिस्तान के सबसे मजबूत सियासतदान है, क्यों उनकी एक बात कहते हैं पूरा मुल्क हिल जाता है। आपको 50 बंदों के ऊपर FIR करानी पड़ी है गद्दारी की, जो उनकी बात सुन रहे हैं। ये है वो खौफ। इस खौफ से निकलें, हवास पाख्ती से निकलें, बदहवासी से निकलें। और ये आज के दिन बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे पास ये लग्जरी है गुजरांवाला के जलसे से पहले कि हम ये बातें जो हैं आज कर सकें। गुजरांवाला के जलसे के बाद ये सहूलत आपसे वापस ले ली जाएगी इन बातों की, फिर हमारी बात होगी डे टू डे। और फिर ये मत सोचें कि हिंदुस्तान, बिल्कुल हमारे आर्मी चीफ साहब सही कहते हैं, फिफ्थ जनरेशन वार है, इससे कोई मुल्क भी फ़ायदा उठा लेगा। पोस्ट आएंगी झूठी सच्ची सारी आएंगी, वो हमारी मदद के लिए नहीं आएंगी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगी। खुदा न खास्ता एक हमारे बहुत आलम दीन बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती रही, कोई जलसे के अंदर होती रही, जैसे कि शेख रशीद साहब वगैरह जो फरमा रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में जायका बदलने के लिए भी कभी सच नहीं बोला, तो ये अगर हो गया तो इसका इल्ज़ाम भी आप पे चला जाएगा, और ये यकीनन आप इसमें मुलवस नहीं होंगे। तो टाइम आ गया है, अल्लाह ने हालात जो है नवाज शरीफ को मुआफ़ कर दिए हैं। पहले भी 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ, कोई इस पर फ़ख्र नहीं है कि फरवरी या मार्च 2018 में जंग में कालम लिख के एग्जैक्टली आपकी हुकूमत की पेशन गोई भी की थी कि पंजाब के अंदर भी आपको कोलिशन मिलनी है, मरकज़ी कोलिशन मिलनी है, और उसके बाद जो 2 साल बाद वाक़यात होने थे उसके बारे में एग्जैक्टली कह दिया था, और कहा बताया था कि नवाज शरीफ किस हाल में होगा, और ये कहा था कि जब आप नवाज शरीफ को वापस लाएंगे तो मैं उस वक्त की जो, जब आपने शेख मुजीबुर रहमान को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था जेल से निकाल के और सामने बिठाया था, तो हालात इतने बिगड़ चुके थे, मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप होती है। मैं फिर यही आखिरी बात ख़त्म करूँगा, पाकिस्तान को बचाना है, ये हम सब का फ़र्ज़ है, और इसमें ज़ाती ईगो, अना, हिर्स, तम्मा, कौमी मफादात भला ताक। एक चीज़, आईने पाकिस्तान जहाँ जहाँ उसकी बेहुरमती हुई है पहले उसको सॉर्ट आउट करें, चोर मैं पकड़ दूंगा आपको। आईने पाकिस्तान के 280 जो आर्टिकल्स हैं उसकी वायलेशन जहां जहां हुई है, जिस इंटेंसिटी की जिसने की है, उनको पहले बिठाएं और उनसे एक सच बुलवाएं और फिर रिकंसिलिएशन करें। तो ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन ही इस वक्त हल है। कब तक? गुजरांवाला के जलसे तक, फिर शायद अपोजिशन भी पहाड़ पे ना चढ़ जाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।